नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों सबसे पहला कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये सही है दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों ये गलत है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। याद रखिएगा कि यहाँ के जो लोग थे केवल चावल के नहीं बल्कि गेहूं और जौ की भी खेती करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये मेन रूप से सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है दोस्तों ये 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों काल है। ठीक है, देखिए अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग इसका निर्धारण किया दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता का काल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों आप सामने दूसरा नंबर सवाल। सेकंड है दोस्तों कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। दोस्तों त्रिरत्न कौन कौन सा है? तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? सही विश्वास, ठीक है, सही ज्ञान और सही आचरण। याद रखिए दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक भी है। दोस्तों याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है और ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है दोस्तों, जिसको सापों का देवता भी कहा जाता है पार्श्वनाथ को। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करेंगे कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक वो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 3 नंबर सवाल है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? दोस्तों याद रखिएगा तो पल्ली छादनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली छादनम कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 4 नंबर सवाल है कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? दोस्तों याद रखिएगा ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 6 नंबर सवाल आपके सामने है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? दोस्तों याद रखिएगा तो औरंगजेब के शासनकाल में। याद रखिएगा किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 को दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों अगर बात करेंगे कि औरंगजेब ने किस सिख बहादुर का हत्या करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। बात करेंगे ठीक है अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, अमरकोट में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा 10 की आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था 1881 में वो किसके शासनकाल में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया था। 2-3 पॉइंट है दोस्तों याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, 1881 में 10 की आधार पर जनगणना शुरू हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सबसे पहले जनगणना हुआ था 1872 में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली को दोस्तों याद रखिएगा सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लॉर्ड ब्लेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हुआ था 1857 को जो क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति दोस्तों याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? ये 1856 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था?
1956 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 9 नंबर सवाल है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों। ये बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, और बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था यह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन को नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया था? 1913 में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा उपाधि त्याग दिए थे? तो याद रखिए दोस्तों, कौन सा उपाधि? तो सर की उपाधि त्याग दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था दोस्तों? ये किसने कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जनवरी, याद रखिएगा, 23 जनवरी 1897 में। ठीक है, 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसलिए 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे थे प्रधानमंत्री? 1947 से लेकर 1964 तक रहे थे दोस्तों। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन रचयिता, इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले द्वारा कब हुआ था? 1873 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, याद रखिएगा कि गुलामगिरी जो पुस्तक है किसकी है? तो ये ज्योतिबा फुले की द्वारा है। और ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, इब्राहिम शाह सक्की के द्वारा अटला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था, इब्राहिम शाह सक्की के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 13 नंबर सवाल आपके सामने। 13 नंबर सवाल है कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था दोस्तों? तो याद रखिएगा कितना भाग था। अगर बात करेंगे कि अलाउद्दीन के समय, ठीक है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर का जो उपज था कितना भाग था? तो 1/2 भाग था। कितना था भाग था? 1/2 भाग। चलिए अगला देखेंगे। 14 नंबर सवाल देखिएगा कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, ठीक है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है दोस्तों। क्या देता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। चलिए अगला देखेंगे। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो कौन सी समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। अगर बात करते हैं दोस्तों मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है ये भाग किस में है? तो ये याद रखिए दोस्तों भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना से कितना लेकर? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 16 नंबर सवाल आपके सामने है। 16 नंबर सवाल देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? याद रखिएगा ये राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो होती है ये किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है दोस्तों। अगर बात करते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू है जो 15वें राष्ट्रपति है। याद रखिएगा कैवे राष्ट्रपति है? 15वें राष्ट्रपति है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ दोस्तों। ठीक है, गृह मंत्री दोस्तों याद रखिएगा। और बात करेंगे अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोस्तों। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है दोस्तों? कौन शामिल होता है? तो वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गाँव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। चलिए अगला देखेंगे। 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल आपके सामने है
कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या समिति करता है दोस्तों, कौन करता है, यानी कि 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन, तो 51वां संविधान संशोधन जो है ये केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है दोस्तों, कौन सा, तो 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों आपके सामने 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो नीति आयोग दोस्तों। याद रखिएगा, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों नीति आयोग का स्थापना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, वित्त आयोग, याद रखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है दोस्तों, ठीक है, 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है दोस्तों, अनुच्छेद किसमें, तो अनुच्छेद 315 में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में, ठीक है, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, ठीक है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में, ठीक है, कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इनको कानून मंत्री बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है दोस्तों 21 नंबर सवाल। देखिएगा, 21 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है दोस्तों, अनुच्छेद 241 में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 22 नंबर सवाल 22 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है ये लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है ये ओम बिरला है दोस्तों, कौन है, ओम बिरला। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 23 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं दोस्तों, कौन से आते हैं, याद रखिएगा। मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो मूल अधिकारों का परिवर्तन। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों मूल अधिकार का जो उल्लेख है दोस्तों, याद रखिएगा ये भाग 3 में है दोस्तों। किसमें है, भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कितना से कितना लेकर, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल है कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है दोस्तों, ये कंबोडिया नहीं है। याद रखिएगा कौन नहीं है दोस्तों, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया राजधानी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो नोम पनेह जो होता है दोस्तों कंबोडिया राजधानी होता है नोम पनेह। कंबोडिया अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है दोस्तों, कंबोडिया में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे कि लाओस की राजधानी क्या है दोस्तों, तो वियेंटाइन। ठीक है, याद रखिएगा कि वियेंटाइन जो ये लाओस की राजधानी है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नेपिताओ। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें में से कौन सा देश के त्रिभुज का भाग नहीं है दोस्तों, तो कंबोडिया। कंबोडिया राजधानी क्या होता है, नोम। ठीक है, नोम पनेह। ठीक है, नोम पनेह जो है, नोम पनेह जो होता है दोस्तों ये कंबोडिया राजधानी होता है। लाओस की राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो वियेंटाइन। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। और 24 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और 9 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 26 नंबर सवाल देखिए। 26 है कि लोसुंग
त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों? ये सिक्किम में है, ठीक है, याद रखिएगा कि लोसिंग त्यौहार जो है लोसुंग, ये सिक्किम में दोस्तों लोकप्रिय है। लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों? लेह है। लद्दाख क्या है दोस्तों? एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख में मात्र 2 जिला है, कौन कौन सा है? एक लेह है दोस्तों, दूसरा कौन सा है? कारगिल है, ठीक है, याद रखिएगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये 1999 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, जो भारत जीत गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है दोस्तों? तो लेह में सबसे कम बारिश होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है? तो मानसीन मेघालय में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा कि यूनेक्स कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है यूनेक्स कप, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 28 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल है कि सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा कि सूरज ताल झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों सूरज ताल झील, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 29 नंबर सवाल है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है दोस्तों? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ठीक है, याद रखिएगा कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है ये इकोसिस्टम की सही परिभाषा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने। 30 नंबर सवाल है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होनी चाहिए? याद रखिएगा 33.33%, ठीक है। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 33.33%, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 31 नंबर सवाल। देखिए 31 नंबर सवाल है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु दोस्तों, याद रखिएगा कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं, ठीक है, जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु निर्भर रहते हैं। किसके लिए? यांत्रिक मदद हेतु। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे ठीक इधर क्या है दोस्तों? ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इधर स्थापना वर्ष है। सिमलीपाल दोस्तों ये 1994 दोस्तों, ये सही है, ठीक है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है दोस्तों। कंचनजंगा दोस्तों 2002 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा ये 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 को हुआ था। नोकरेक दोस्तों ये 1988 में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। पन्ना 2011 ये दोस्तों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कंचनजंगा 2002 में नहीं हुआ था दोस्तों, स्थापना इसका कब हुआ था? 1977। ये कंचनजंगा कहाँ से दोस्तों? ये सिक्किम में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। नोकरेक मेघालय में स्थित है दोस्तों। पन्ना कहाँ स्थित है? पन्ना दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। पन्ना मध्य प्रदेश, नोकरेक मेघालय, कंचनजंगा उड़ीसा और सिमलीपाल दोस्तों कंचनजंगा सिक्किम और सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो स्थापना हुआ था ये 1977 में हुआ था, ना कि 2002 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 32 का। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? केरल हाईकोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो केरल हाईकोर्ट जो दोस्तों ये पहला हाईकोर्ट है। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ दोस्तों? ये 1966 यानी 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ये 1916 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर सवाल। किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया दोस्तों? किसके द्वारा? तो ये तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया दोस्तों। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है, याद रखिएगा कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास जो दोस्तों का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है वायुसेना दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, ठीक है। तो हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किसके साथ किया है? तो अमेरिका के साथ किया है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों 36 नंबर सवाल। 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? वो है दोस्तों टोंगा, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों ये जिनोवा में स्थित, कहाँ स्थित है? जिनोवा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों टोंगा। टोंगा की राजधानी क्या होता है? याद रखिएगा टोंगा की जो राजधानी होता है ये नुकू आलोफा होता है दोस्तों, नुकू आलोफा, ठीक है, नुकू, ठीक है, लिख लीजिएगा दोस्तों, नुकू आलोफा जो होता है, नुकू आलोफा, ठीक है।
नूकू अलोफा जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये टोंगा की राजधानी होता है नूकू अलोफा। क्रोएशिया राजधानी क्या होता है दोस्तों, क्रोएशिया राजधानी होता है जगरेब, ठीक है। जगरेब जो होता है ये क्रोएशिया की राजधानी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी क्या होता है दोस्तों, टोक्यो। और किरीबाती की जो राजधानी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये होता है तरावा। तरावा जो होता है ये किरीबाती की राजधानी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया दोस्तों, किसने किया था, याद रखिएगा, एस जयशंकर ने किए थे। एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है दोस्तों, याद रखिएगा। अमित शाह वर्तमान भारत के गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया, फिजी। फिजी एक दोस्तों, फिजी एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी होता है सुवा, याद रखिएगा। जिसकी राजधानी क्या होता है, सुवा, ठीक है। जिसे भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो एस जयशंकर ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 38 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 38 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, याद रखिएगा कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। अगर बात करेंगे कि तुर्की राजधानी क्या होता है, तुर्की राजधानी अंकारा होता है दोस्तों, क्या होता है, अंकारा। तुर्की एक देश है जिसकी राजधानी अंकारा होता है। सीरिया राजधानी होता है दोस्तों दमिश्क, याद रखिएगा क्या होता है, दमिश्क, ठीक है। दमिश्क जो होता है दोस्तों ये सीरिया की राजधानी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान रहा है दोस्तों, तो ये अमेरिका रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान रहा है, अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला। अगला है 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है दोस्तों, याद रखिएगा 6.6 से 6.8% तक, ठीक है। याद रखिएगा 6 से 6.8% तक वित्त वर्ष देश का जो जीडीपी विकास दर रहने का जो अनुमान है 6 से लेकर 6.8% तक रहने का अनुमान है दोस्तों, ठीक है, देश का जीडीपी। अगला है दोस्तों 41 नंबर सवाल है कि दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है, ये दोस्तों पहला स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा कि दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा स्थान है, पहला। चलिए अगला है दोस्तों 42 नंबर सवाल कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुरुचि अंशु का संबंध किस खेल से है दोस्तों, याद रखिएगा ये है दोस्तों कुश्ती से, ठीक है। याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुरुचि अंशु का जो संबंध है ये किस खेल से है, ये है दोस्तों कुश्ती से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे। 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, तो हैरी आउस को, ठीक है। याद रखिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है, हैरी आउस को। चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों 44 नंबर सवाल देखिए। 44 है कि प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है दोस्तों, ये है सलमान रश्दी, ठीक है। सलमान रुश्दी जो है दोस्तों ये पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रश्दी। चलिए अगला है 45 नंबर देखिए। 45 नंबर है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है, ये दोस्तों क्लोज द केयर गैप, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 फरवरी को, याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को। चलिए अगला देखेंगे 46 नंबर कि स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र में किया गया दोस्तों। स्टैचू ऑफ नॉलेज का स्थापना किया गया लातूर के महाराष्ट्र में, स्टैचू ऑफ नॉलेज का स्थापना किया गया दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे 47 नंबर सवाल देखिएगा। 47 दोस्तों आपके सामने कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा, ये दिल्ली है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों आपके सामने 48 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा ही सुमेलित है दोस्तों। इधर क्या है दोस्तों, राज्य है, इधर राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, केरी परनाइक, ये सही है दोस्तों, ठीक है। मेघालय का दोस्तों फागू चौहान, ये भी सही है। झारखंड का दोस्तों वर्तमान कौन राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। महाराष्ट्र राज्यपाल ग्रेस लाल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल है वो है दोस्तों रमेश बैस। कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्यपाल कौन है, रमेश बैस जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 49 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों, याद रखिएगा इनका संबंध जो था ये दोस्तों खेल से था, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का जो निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था, खेल से।
चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने 50 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 50 नंबर सवाल आपके सामने 50 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 50 नंबर सवाल देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। ये किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ये किया गया है भोपाल में। ठीक है, कहाँ किया गया दोस्तों, भोपाल में। देखिए दोस्तों 50 नंबर सवाल क्या था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। ये किया गया है भोपाल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल आपके सामने है। 51 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों। याद रखिएगा, ये बने हैं संगीता वर्मा। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं, संगीता वर्मा बने हैं। ठीक है, यानी 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो ये 200वां जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, 200वां। अगर बात करें दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना कब किए थे दोस्तों। याद रखिएगा कि आर्य समाज को स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने, कब किए थे, ये किए थे 1875 में। ठीक है, कब किए थे, 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, 200वां जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 53 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 53 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा कि हाल ही में किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 54 नंबर सवाल आपके सामने है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों। याद रखिएगा, नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के राष्ट्रपति बने दोस्तों। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 55 नंबर सवाल देखिए। 55 है कि हाल ही में किस राज्य में यशोसांग उत्सव मनाया गया दोस्तों। ये मनाया गया दोस्तों, याद रखिए कहाँ मनाया गया है। अगर बात करेंगे कि यशोसांग उत्सव जो मनाया गया दोस्तों मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, तो यशोसांग जो उत्सव मनाया गया कहाँ मनाया गया, मणिपुर राजधानी क्या है दोस्तों, इम्फाल। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में, तो मणिपुर में यशोसांग उत्सव मनाया गया है। अगला देखेंगे 56 नंबर सवाल कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। ये सम्मानित किया गया अप्पा साहिब धर्माधिकारी को। ठीक है, अप्पा साहिब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 57 नंबर सवाल है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है। ये बनी है सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव जो है ये वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव। अगला देखेंगे 58 नंबर सवाल कि रबी फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा रबी फसल की जो बुआई की जाती है ये अक्टूबर नवंबर तक की जाती है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 59 नंबर सवाल है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों। तो याद रखिएगा कौन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अगला देखेंगे दोस्तों 60 नंबर सवाल कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है दोस्तों। याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अगर बात करें दोस्तों म्यांमार एक देश है जिसकी राजधानी होता है दोस्तों नेपिताओ। म्यांमार से भारत के 4 राज्य सटे हुए, कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, एक और है दोस्तों नागालैंड। कौन है दोस्तों, नागालैंड। याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि मणिपुर, ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये 4 राज्य जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है, ये अरुणाचल प्रदेश करता है दोस्तों। अधिकतम सीमा से कौन साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका राजधानी होता है दोस्तों ईटानगर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 61 नंबर सवाल 61 है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। याद देखिएगा, ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 62 नंबर सवाल 62 है कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो सेंटोस को। ठीक है, सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखेंगे। 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है दोस्तों, तो ये है कुमाऊं हिमालय का। ठीक है, याद रखिएगा कि नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है, तो कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अगला देखेंगे। 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है दोस्तों, तो प्रवाल द्वारा निर्मित। ठीक है, याद रखिएगा कि द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वारा निर्मित है। अगर बात करेंगे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो कावारती होता है। याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी क्या होता है, कावारती होता है। लक्षद्वीप की राजधानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। 65 नंबर सवाल आपके सामने है कि दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये चेनाब का है। ठीक है, याद रखिएगा दूध गंगा जो है ये चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब दोस्तों ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, चेनाब। याद रखिएगा
अगर बात करेंगे मांडवी नदी कहाँ बहती है दोस्तों, ये तो गोवा में बहती है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों, यमुना। ठीक है, यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा नदी की लंबाई कितना है दोस्तों, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो बेनीनाग झील से निकलती है झेलम नदी। याद रखिएगा श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो झेलम और नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 66 नंबर सवाल कि भार की एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है दोस्तों, याद रखिएगा न्यूटन जो है ये भार की एसआई मात्रक है, न्यूटन। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 67 नंबर सवाल देखिए। 67 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी प्रयोग किया जाता है, तो ये पेरिस्कोप। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा यंत्र, तो पेरिस्कोप जो है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि यदि कार का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी दोस्तों, यदि कार का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों आपके सामने 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, याद देखिएगा दोस्तों, ये कम हो जाएगा। ठीक है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिए। 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो ठीक है, किस दिशा में, तो विपरीत दिशा में दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे उत्क्षेप बल और भार जो कार्य करते हैं ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों 71 नंबर सवाल देखिए। 71 है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, आयाम विशेषता है दोस्तों, आवृत्ति भी विशेषता है और तरंग भी विशेषता है, लेकिन माध्यम विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो तरंग की विशेषता नहीं है दोस्तों, माध्यम जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है। अगला देखेंगे 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, तो दूध का दही में परिवर्तन होना ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन होना ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन ये क्या दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीन का पानी में घुलना क्या दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये भौतिक है। और ये क्या दोस्तों, दूध का दही में परिवर्तन होना ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 73 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अभिभाज्यता के बारे में बताया था दोस्तों, तो डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो परमाणु की अभिभाज्यता के बारे में किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का। अगला दोस्तों 74 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है दोस्तों, गैलियम। ठीक है, गैलियम क्या है दोस्तों, ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है गैलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का। अगला दोस्तों आपके सामने 75 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है दोस्तों। ये देखिएगा कि क्या है दोस्तों, 2 1 3 हो जाएगा दोस्तों। ये किसका है, हीलियम, ये क्या है दोस्तों, धातु है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों 2 6 8 दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, अधातु है, याद रखिएगा ये क्या है दोस्तों, अधातु है। ठीक है, अधातु। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, अधातु है, याद रखिएगा क्या है, अधातु। ठीक है दोस्तों, क्या है, अधातु, अधातु। ठीक है, अधातु। अगर बात करेंगे दोस्तों 2 8 10 1 11 क्या है दोस्तों, सोडियम। सोडियम क्या है दोस्तों, धातु है। ठीक है, 2 8 10 3 13 यानी कि एल्युमिनियम दोस्तों, 13 क्या है, एल्युमिनियम, ये भी क्या है दोस्तों, धातु। यहाँ क्या बोलते हैं, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 2 और 6 क्या है दोस्तों, ये धातु है, तो ये धातु नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे कि 2 और 6 जो है ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है बल्कि अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 क्या हो जाएगा 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है दोस्तों, O होता है। ठीक है, 211 Na होता है। सोडियम जिसका संकेत क्या होता है दोस्तों, Na, ये क्या है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, ये धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम Al। ठीक है, इस परमाणु संख्या क्या होता है 13, ये भी क्या है दोस्तों, धातु है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, ये अधातु है। तो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है किसका, अधातु का। चलिए अगला देखेंगे 76 नंबर सवाल देखिए। 76 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक। ठीक है, निम्न में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक को। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा 6.23। ठीक है, पावर -11 होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है,
ठीक है। 11 होता है दोस्तों किसका, एवोगाड्रो संख्या। चलिए अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर सवाल है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। क्या होता है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है दोस्तों। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस का लवण होता है। अगर बात करेंगे कि पीएच मान का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था पीएच मान का खोज। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे 79 नंबर सवाल है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, ये होता है कि क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। क्या करते हैं, क्षार जो है ये जल में OH आयन निर्मित करते हैं। कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 का। अगला देखेंगे 80 नंबर सवाल देखिएगा। 80 नंबर सवाल क्या है दोस्तों आपके सामने कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है दोस्तों। वो है दोस्तों हीलियम। ठीक है, क्या है दोस्तों, हीलियम। ठीक है, तो उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है, हीलियम है, जो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्तमान निष्क्रिय गैस कितने हैं दोस्तों, 6 है। कौन कौन सा, हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, Rn रेडॉन और Xc जेनॉन। ठीक है, याद रखिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये टोटल 6 है दोस्तों जो निष्क्रिय गैस है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों 81 नंबर सवाल देखिए। 81 नंबर सवाल आपके सामने है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों खाद में। ठीक है, अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है किसमें होता है, तो दोस्तों खाद में होता है। अगला देखेंगे आपके सामने 82 नंबर सवाल आपके सामने है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों कास्टिक सोडा। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl, क्या होता है दोस्तों, NaCl, सोडियम क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों 83 है कि हीमोटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों। ये ये हड्डी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, दोस्तों ये संबंधित है रक्त से ही। ठीक है, तो हीमेटोलॉजी का जो अध्ययन है किससे संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है दोस्तों। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 84 नंबर सवाल देखिएगा। 84 नंबर सवाल आपके सामने है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, याद रखिएगा कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे 85 नंबर सवाल आपके सामने है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है दोस्तों, तो एडिपोज ऊतक। याद रखिएगा एडिपोज जो ऊतक है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है, एडिपोज ऊतक। चलिए अगला देखेंगे 86 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 86 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सभी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा विभेदन कहा जाता है। ठीक है, तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 87 नंबर सवाल देखिएगा कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा ये है दोस्तों कार्बन। कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, कौन कौन सा, हीरा और ग्रेफाइट। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, कौन कौन सा, हीरा और ग्रेफाइट। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों आपके सामने 88 नंबर सवाल देखिएगा। 88 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, 88 है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तु में लक्षणों के आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया दोस्तों। किसने दिया था, तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ठीक है, तो किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान दिया था, ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। अगला देखेंगे 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है दोस्तों, ये एनिलिडा से संबंधित है। ठीक है, जोंक जो है ये किस संघ से संबंधित है, तो एनिलिडा से संबंधित है जोंक। अगला देखेंगे 90 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, याद रखिएगा ये मछली में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मछली में कौन से दांत पाए जाते हैं, होमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 91 नंबर सवाल।
कि मनुष्यों के पाचन में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये भी। तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 92 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा। चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा? तपेदिक दोस्तों, ठीक है। तपेदिक जो है दोस्तों ये विषाणु जनित नहीं है बल्कि चेचक विषाणु है दोस्तों। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था, ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या है दोस्तों? ये विषाणु जनित रोग है। खसरा भी दोस्तों ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। तपेदिक दोस्तों ये विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 93 नंबर सवाल देखिएगा। 93 है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? ये था PC महालनोबिस, ठीक है, याद रखिएगा कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष है निम्नलिखित में से कौन था? तो PC महालनोबिस था। चलिए अगला देखेंगे। 94 नंबर सवाल कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट में स्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है ये हैदराबाद में स्थित है। अगला देखेंगे। 95 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? ये किया गया है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। तो निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 95 का। अगला दोस्तों आपके सामने 96 नंबर सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिए 96 का जो दोस्तों ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 96 जो दोस्तों आपका मैथ का सवाल है। 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है दोस्तों। 5 मैथ का सवाल दिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर मेरे रूप से हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 97 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 15 मिनट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिनट, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ कर बना लीजिएगा दोस्तों, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 98 नंबर जो सवाल है आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 99 नंबर सवाल है। देखिए इसका दोस्तों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 99 नंबर जो सवाल है आपका, इसका आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आपका आंसर होगा 99 का बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है, 18,400 रुपये। अगला देखें दोस्तों 100 नंबर सवाल जो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1800, ठीक है। चलिए टोटल हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।